प्राइम डिबेट में खैर मकदम है आपका। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कल होनी है कर्नाटक के सीएम के तौर पर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की ताजपोशी, और अभी से ऑपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया है कि दरअसल कर्नाटक तो झांकी है, 2019 में असली पिक्चर बाकी है। वैसे फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात की है कि ओथ सेरेमनी में उसकी ताकत नजर आए, क्योंकि 78 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और वो 38 सीटों वाली जेडीएस को सीएम की कुर्सी देकर खुद जूनियर के रोल में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि इसकी भरपाई कांग्रेस के 20 और जेडीएस के 14 मंत्री बनाकर की जाएगी। डिप्टी सीएम के तौर पर कांग्रेस के दलित नेता जी परमेश्वर का नाम तय हो चुका है। साथ ही साथ स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी से होगा, लेकिन मांग पहले यह भी चल रही थी कि डिप्टी सीएम लिंगायत या मुस्लिम कम्युनिटी से बनाया जाए। हालांकि यह मांग पूरी होगी ऐसा अब लगता नहीं, लेकिन इन सबसे इतर तैयारी 2019 की शुरू हो चुकी है। फंक्शन के मंच पर कल ऑपोजिशन की कोशिश अपनी एकजुटता दिखाने की है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम केसीआर, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, यूपी के दो दिग्गज एसपी बीएसपी के मुखिया अखिलेश यादव और मायावती, बिहार से तेजस्वी यादव और बाकी कई दिग्गज कल राहुल गांधी और सोनिया के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग तो 2014 में भी मोदी के खिलाफ लड़े थे, लिहाजा 2019 के नतीजे भी बीजेपी के फेवर में होंगे। लेकिन ऑपोजिशन की यूनिटी बीजेपी के माथे पर बल जरूर ला रही। तो क्या 2019 में ब्रांड मोदी के सामने के लिए विपक्ष की तैयारी बड़ी है, या फिर मनाया जा रहा है जश्न खामखा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या कांग्रेस को कर्नाटक से मिल गया बीजेपी को हराने का फार्मूला? कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा। क्या कुमारस्वामी की हलफबर्दारी में अपोजिशन लीडर होंगे एकजुट? क्या कर्नाटक कर पाएगा अपोजिशन को 2019 के लिए मुत्तहिद? कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद की जीत के बाद अपोजिशन एकजुट होकर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार है। वहीं बुध को होने वाली हलफबर्दारी में अपोजिशन के लीडरान की एक प्लेटफॉर्म मौजूद होगी। मुत्तहिदा महाज की एक झलक भी देखने को मिलेगी। कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी की शिकस्त ने अपोजिशन के लिए इत्तेहाद के दरवाजे खोल दिए हैं, तो वहीं बीजेपी की बढ़ती ताकत से भी कहीं न कहीं अपोजिशन पार्टियों में दहशत का माहौल है। काट की हांडी एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, रिपेयर करके तीसरी बार चढ़ा ली, लेकिन बार बार नहीं चढ़ने वाली। बीजेपी की तर्ज पर जब कांग्रेस ने कर्नाटक का किला फतह कर लिया, तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि दीगर रियासती पार्टियों के लिए भी उम्मीद के दरवाजे खुल गए हैं। और सब ऑपोजिशन के लीडर मिलकर आपको कहते हैं कि बीजेपी को, आरएसएस को हम रोकेंगे। वहीं अब तेजस्वी भी मुस्तकबिल के लिए सोनिया गांधी और राहुल से मुलाकात करने वाले हैं। पूरे इंडिया में अगर हम लोग एकजुट होकर के इसी तरीके से लड़ेंगे तो 2019 में जो सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, उनका सपना टूट जाएगा और भाजपा मुक्त केंद्र सरकार हो जाएगी। माना जा रहा है कि बेंगलुरु में जेडीएस कांग्रेस की हुकूमत साजी के लिए होने वाली हलफबर्दारी में तकरीबन 17 अपोजिशन पार्टियों के लीडरान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। वहीं कर्नाटक से मिली ताकत के बाद इसी तर्ज पर चलकर 2019 के लिए चैलेंज पेश करने के लिए खाका तैयार किया जाएगा। कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दलों को एक ऐसी समन्वय की नीति बनानी होगी जहां फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और अटैक में कौन रहेगा भाजपा के खिलाफ, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और अटैक में और सपोर्टिंग रोल में कौन रहेगा, ये राज्यवार तय करना होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बेंगलुरु में अपोजिशन के बड़े लीडरान कुमारस्वामी की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत कर रहे होंगे, तो दिल्ली के लिए सीधा पैगाम होगा कि 2019 में एक बार फिर रियासती पार्टियों की जीत के लिए किरदार अहम होगा। लेकिन अपोजिशन का इत्तेहाद कहीं न कहीं बीजेपी की पेशानी पर बल पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या कर्नाटक ने पूरी अपोजिशन को लामबंद कर दिया है? 2019 की तैयारी शुरू हो चुकी है क्या? इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन जूही सिंह मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगी। हमारे साथ नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं।
सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी की बुलंद आवाज, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद निषाद साहब, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, सीधे पटना से हमारे साथ लाइव हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन, लोक जनशक्ति पार्टी के, पासवान साहब की पार्टी के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में अमीर हैदर जैदी साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत साहब आपसे, जीत का स्वाद बड़े अरसे बाद चखने को मिला है आप लोगों को कर्नाटक में, लेकिन स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है उसको क्या आपने सारी ऑपोजिशन पार्टीज की एकजुटता दिखाने का एक मंच बना दिया है क्या? कल कुछ ऐसी ही तैयारी लग रही है ताकि उस तस्वीर को देखकर बीजेपी परेशान हो जाए। इसमें बुरा क्या है समीर भाई? सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में अगर लोक विजय है और जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सभी लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की इस तकनीकी पराजय पर, जिस तरीके से वो पराजित हुए हैं, आज की डेट में गोवा से लेकर के मणिपुर से लेके मेघालय से अच्छा वर्ड है लेकर राजपूत इनकी साहब, तिकड़में चल रही तकनीकी पराजय, तिकड़मों अच्छा वर्ड है ये। जी जनता ने नहीं हराया। जी निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल सही, एकदम मेरे को कोई वो नहीं कहना है, तकनीकी पराजय है इनकी। आज की डेट में इन लोगों ने जो बातें करी थी ना, जो गोवा में तकनीकी जीत की इन्होंने, जो इन्होंने बिहार में तकनीकी लोकतंत्र का जनादेश का अपहरण किया इन्होंने, जिस तरीके से जो मेघालय में, मणिपुर में, पूरे देश में भय, झूठ, छल का और प्रपंच का माहौल बनाया, इनके जवाब में आज क्या हो रहा था कि ये सब के सब लोग ये मान करके बैठे हुए थे कि अमित शाह जो है वो राजनीति के चाणक्य हैं, जबकि कर्नाटका ने बता दिया अमित शाह राजनीति के शकुनी हैं, कौरवों के शकुनी है वो। तो आज ये स्थिति पैदा की है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए खुशी की बात है। और इन लोगों में जो भय का माहौल आया, आप देखिए राष्ट्रगान छोड़ तक चले गए ये लोग, इन्हें इतना तक ध्यान नहीं रहा कि विधानसभा में राष्ट्रगान भी होता है। अगर ये बात कांग्रेस लोगों ने की होती ना समीर भाई, तो आज की डेट में छाती पीट रहे होते भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और संघ वाले लोग कि देखिए राष्ट्रगान को भूल गए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जो स्थिति इस समय हुई है, जनता, कर्नाटक की जनता, देश की जनता, नहीं, लेकिन राजपूत साहब कल पर बात कीजिए ना, और किसको किसको न्योता दिया है? तमाम राज्यों के सीएम्स आ रहे हैं, उधर बिहार से तेजस्वी यादव आ रहे हैं, यहां आप जहां यूपी में बैठे हुए हैं, यूपी से मायावती और अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो क्या पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी के बैनर तले एकजुट हो रहा है कल? देखिए सब लोग साथ हैं, बैनर तले की बात नहीं है। मैं फिर से बता दूं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अहंकारी लोग नहीं है। हमारे साथ में अखिलेश यादव जी, मायावती जी सहित पूरा विपक्ष हमारे साथ में है। हम जनता के नेतृत्व में है, सब लोग, राहुल गांधी जी सहित पूरा विपक्ष जनता के नेतृत्व में है। यहां भी नेतृत्व किसी का नहीं है, हम सब लोग साथ में चल रहे हैं, जनता के। नवीन जिंदल साहब, माथे पर, पेशानी पर बल आ चुके हैं बीजेपी के, तैयारियां जिस तरह से जोर शोर चल रही है, सोचिए कल की वो तस्वीर क्या होगी। बहुत अच्छी तस्वीर, जब सारे बड़े नेता, दिग्गज नेता ऑपोजिशन पार्टीज के एक साथ एक मंच पर खड़े हुए नजर आएंगे। और साफ कह रहे हैं राजपूत साहब कि इसको आप व्यक्तिवादी राजनीति के तौर पर मत देखिए, किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा, पूरा ऑपोजिशन ब्रांड मोदी के खिलाफ एकजुट कल नजर आएगा। समझ गया, मुझे लगता है समीर भाई कि आप मुझे जितना राजपूत जी को वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, जितना समय उनको दिया है, उसे 10-20 सेकंड कम ही दे देंगे, लेकिन देंगे उतना ही। नहीं, 10-20 सेकंड ज्यादा ले लीजिए। चलिए, दुर्योधन ने कौरवों की बहुत बड़ी सेना तैयार करी थी, और इतनी बड़ी सेना तैयार करी थी कि उसको सामने उसे लगा कि सामने जो सेना है पांडवों की, वो उसको परास्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अंत क्या हुआ, वो पूरी सेना परास्त हो गई। जो ये बता रहे थे वो उन्हीं के बीच में है, किसी और के बीच में नहीं है। जिस प्रकार से अभी इनके नेता के नाम सुनिए साहब, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, दोनों 5,000 करोड़ के घोटाले में जमानत में चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने भतीजे को टेंडर देने के मामले में अमित शाह नाम का तड़ीपार भी चल रहा है। अरे सुन लीजिए, क्यों परेशान है? मैं आपके बीच में बोला नहीं देगा, संस्कार के लिए बात नहीं, जानकार हो, नहीं तो आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं राजपूत साहब, बिल्कुल थोड़ा सा हम मर्यादा बना के रखते हैं इस डिबेट की।
जब कोई दूसरा बोले तो हम ना अगर बोले। बदतमीजी की व्यूअर्स भाषा यही का पसंद करते इस्तेमाल हैं। होगा, प्लीज मैं राजपूत साहब क्या बोला? दूसरों को डिस्टर्ब करने से आपने कोई फायदा नहीं होता। आपने अपने जिब्बे से उठा के चप्पल फेंक के मारी, मैं हाँ, बोला बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही बात बोला है। ना। आपने अब सुन आपने लीजिए। अमित शाह पर भी सीधा वार किया। मैंने मेरी- सुना नवीन चुप थे ना, अब सुन लीजिए तो उनको। आप जी, अपने मुंह से जूता उठा के मारेंगे, मैं नहीं बोलूंगा जब आप बोलेंगे, लेकिन जी। मेरी बात सुन लीजिए। जी बोलिए आप नवीन जल्दी। अरविंद केजरीवाल, हाँ सब देखो 10 सेकंड आप इसमें भी लेके फिर कह रहे हो जल्दी। जी, बोलिए, बोलिए। समीर भाई बोलने देंगे। बोलिए, बोलिए। अरविंद केजरीवाल का भतीजा हाँ को अपने भतीजे को फर्जी टेंडर देने के मामले में, पैसा देने के मामले में वो जेल में चला गया, उनका भतीजा। ठीक, मैं एक दो जल्दी जल्दी गिराऊंगा। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, मायावती ऐसी दलित नेता है जो कई हजार करोड़ रुपए की दलित नेता है और दलितों के लिए कुछ है नहीं, आज भी कुछ किया नहीं है। इसके अलावा ममता बनर्जी जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर डाली अभी वेस्ट बंगाल में, कितनी निर्मम हत्याएं हुई सब देख रहे हैं, लेकिन वो इनके मंच पर है। कुमार स्वामी जो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले दर्ज हैं और हमारे समय में नहीं, हम कांग्रेस नहीं दर्ज किए हैं। और वही कांग्रेस आज उसकी पूंछ उठा करके पहुंच रही है कि हम जो पीछे पीछे लगलूब बन करके सरकार में बैठ रही है। इसके अलावा सीपीएम है, सीपीआई है, आरजेडी है, लालू यादव है। लालू यादव को देख लीजिए आप, जेल में है भ्रष्टाचार के मामले में। सारे भ्रष्टाचार के आरोपी या फिर भ्रष्टाचार करने वाले, जिन पॉलिटिकल पार्टी का कोई विजन नहीं है, जिन पॉलिटिकल पार्टी के पास देश को आगे ले जाने के लिए कोई एक नेता नहीं है, हाँ। वो एक समूह, एक संगठित गुंडों का समूह जिसको कहा जा सके, वो ये तय करना चाहते हैं। गुंडों का समूह मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो ये केस साबित करना चाहते हैं। वो हमारे को शकुनी कहते हैं, कभी हमको जो है हमको आतताई कहते हैं। जो ये भाषा उपयोग कर रहे हैं, मैं उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं कि इन सब लोगों का गठबंधन एक जो है केवल मौका परस्त गठबंधन है। लेकिन डेमोक्रेसी में नवीन ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि आप कहते हैं हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, हम कांग्रेस को विजन तो बताएंगे, भारत को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना फिर। कांग्रेस आप सारे विपक्ष को गुंडे बता दें, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे को सबको शकुनी बता दे सबको, नहीं, ये कैसे होगा? जी ठीक है। जूही जी रिएक्ट करना चाह रही हैं इस पर। जी समीर भाई, विपक्ष एकजुट है और इनकी भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलती रहती है। जब कर्नाटक चुनाव था तो इन्होंने कहा था कि रेड्डी ब्रदर्स भ्रष्टाचारी नहीं है क्योंकि उन पर केवल केस दर्ज है, जब प्रूव हो जाएगा तब वो भ्रष्टाचारी होंगे। येदुरप्पा कितने बड़े एग्जाम्पल, आपने उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया। आज कैराना में भी विपक्ष एकजुट है, लेकिन गन्ना किसान की बात योगी आदित्यनाथ वहां नहीं करते। 1200 करोड़ का बकाया है कैराना क्षेत्र में, 6 मिलों का बकाया है। पाकिस्तान से आप चीनी आयात करते हैं क्योंकि चीनी सस्ती हो जाएगी, तो आपकी कौन सी चीनी पॉलिसी है? देखिए ये लफ्फाजी वाले पार्टी है, इनको दूसरों पर बस व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना है। मुद्दों की बात करिए, विपक्ष मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा और विपक्ष की सारी रीजनल पार्टी मिलकर आपको कड़ी चुनौती देंगी। तो अहंकार से थोड़ा नीचे उतरिए। हम कह दें कि आप क्या कर रहे हैं, आप मुद्दों पे जवाब दीजिए, रोजगार पे जवाब दीजिए, कैराना के गन्ने किसानों पे जवाब दीजिए, पाकिस्तान से चीनी क्यों आयात कर रहे हैं इस पर बताइए, शायद पता ना हो। कर्नाटक में क्यों आपने इतने सारे दागी उम्मीदवार खड़े किए, वहां पर तो इट वाज नो ऑल कॉम्प्रोमाइज क्योंकि आपको वेरिएबिलिटी चाहिए थी। तो नैतिक, आपको नैतिकता अब है नहीं, नैतिक और मॉरल विक्ट्री और मॉरल प्लेस कैराना पे जवाब यूपी से जुड़ा हुआ इस डिबेट से बाहर का हिस्सा। कैराना पे एक जवाब दे दूं मैं जूही जी को। कैराना से पहले आप जितना बकाया किसानों का छोड़ के गए थे गन्ना किसानों का, उसका 60% इस सरकार ने दे दिया। अच्छा ठीक है, आपने ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम डेटा लेकर बैठेंगे। कल परसों हम डेटा लेकर बैठेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब, कुल मिलाकर यानी हम ये समझें कि ब्रांड मोदी का मुकाबला किसी ब्रांड से नहीं होने जा रहा, अब पॉलिसीज पर बात होगी। ऑपोजिशन ने ये तय कर लिया क्या? ये रुख नजर आ रहा है क्या? हम तो जिसका जिक्र आप करते थे। हम तो पहले से कह रहे हैं नीतियों की बात होनी चाहिए। प्रजातंत्र में नेता अहमियत नहीं रखता, नीतियां अहमियत रखती हैं। लोकतंत्र का अपहरण करने वाले कर्नाटक में ये कह रहे हैं कि साहब किसी दूसरे राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, वो नजर आया। विपक्षी एकता कल समीर भाई कर्नाटक में ही नजर नहीं आएगी, दिल्ली में भी नजर आने वाली है। अच्छा, कल मंडी हाउस के ऊपर 102 संगठन इस सरकार के ऊपर हल्ला बोलने जा रहे हैं इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। आप वहां भी देखेंगे। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं भ्रष्टाचार का एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये मेरे साथ चले किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर या दिल्ली के अंदर चले, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नजर आएगी। जो बीजेपी के नेताओं के नाम से एसएचओ तक का वसूली करता हुआ नजर आएगा, एसएचओ तक का वसूली करता हुआ नजर आता है। आप ऊंचे स्तर की बात करते हैं, अमित शाह का बेटा धनिया बेच के करोड़ों रुपया कमा लेता है, दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कोई करप्शन कम नहीं हुआ, सुन लीजिए, करप्शन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सुन लीजिए, राफेल डील्स के अंदर
राफेल डील के अंदर जाके प्रधानमंत्री कहते हैं देखो देखो मैंने जो समझौता किया था ये मेरे देशवासियों को नहीं पता चलना चाहिए। यही तो मैं पूछ इसे रहा हूं, गोपनीय रखना चाहिए, करप्शन इसे गोपनीय रखना चाहिए। दूसरे राज्य बता रहे हैं वाकई में मुद्दा बनाया जाएगा, हवाई जहाज अभी भी राहुल वर्सेस मोदी होगा। विजन बता दें क्या है, अपोजिशन में कौन लीडर है, यही तो जानने की बात है। जो आपने नजर आ रहा है, एक सेंटेंस में मुकम्मल करूंगा नवीन जी, जो आपने स्वदेशी का दफ्तर को ताला लगा दिया ना, हर चीज पे वो बाहर निकल के आता था, हम वो स्वदेशी का ताला खोल देंगे। हम देश के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करेंगे, हम देश के जो मझोला उद्योगों से प्रोत्साहन, ठीक है, जो दुकानदार परेशान हाल है उसे करेंगे। पेट्रोल को फिक्स उसमें टैक्स के दायरे में लाएंगे। हम कहेंगे सेंटर का इतना, इसका इतना। आपने 30 रुपए लीटर का पेट्रोल 80 रुपए लीटर बेच रहे हो और कह रहे हो कि हम गंभीरता से सोच रहे हैं। ये आप सोच रहे हैं, ये आपका भ्रष्टाचार। अरविंद निषाद साहब जब नीतीश कुमार यूपीए का हिस्सा थे तो बार बार सलाह देते रहे, उनकी सलाह को हालांकि नजरअंदाज किया गया कि आप लोगों को एक विजन सामने लाकर पेश करना होगा, सिर्फ मोदी विरोध से काम नहीं चलेगा। आपको लग रहा है क्या आज कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ऑपोजिशन का रुख अब बहुत हद तक उसी बात को मानता हुआ नजर आ रहा है? अब पॉलिसीज पर बात कर रहा है विपक्ष, ना कि मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। देखिए आज भी मैं उसी बात पर मैं कायम हूं। कर्नाटक में जो सरकार बनने जा रही है कल, उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मौका परस्ती का गठबंधन है। आज से 10 दिन पूर्व ये लोग एक दूसरे को आपका बीजेपी के साथ हुआ शिकायत करके, हेलो, जैसा आपका बीजेपी के साथ हुआ मौका परस्ती वाला गठबंधन, इनका तो डीएनए मैच हो गया। नहीं, अब आप बीच में रोकेंगे नहीं, अब आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, जब महागठबंधन का निर्माण हो रहा था तो हमारा कोई हमारा घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, ना आरजेडी का, ना जेडीयू का, ना कांग्रेस का। यह हमारा घोषणा पत्र जो 7 निश्चय का घोषणा था, उसी घोषणा पत्र के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता ने हमको बहुमत दिया। जब हम भ्रष्टाचार के सवाल पर जब हम एनडीए में शामिल हुए तो आज भी हमारा 7 निश्चय प्रोग्राम ही है। अरे आपका तो डीएनए नहीं। जयदी साहब आप देश आप इस तरह के सवाल बीच में छेड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपसे सवाल जवाब करने को तैयार हूं, लेकिन आप यह बताएं ना कि बिहार में 7 निश्चय क्या हमारा बदल गया, यह प्रोग्राम बदल गया? नहीं, मेरा प्रोग्राम बदल गया। मुझे ये बताइए ना अरविंद निषाद साहब, ये आपको जो जनादेश मिला, आपको जो मैंडेट मिला, वो तो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मिला। आप बाद में बीजेपी के साथ हो गए, आपका गठबंधन नापाक नहीं है, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक में मिल जाते हैं तो वो नापाक गठबंधन हो जाता है। कैसे, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए नहीं, देखिए हम भ्रष्टाचार के सवाल पर हम अलग हुए थे और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि उसी भ्रष्टाचार के सवाल पर राहुल गांधी जी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया था, लेकिन राहुल गांधी जी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नतीजतन हमको अलग निकलना पड़ा, वहां से हमको अपना अलग रास्ता तय करना पड़ा और हम गठबंधन, जब महागठबंधन में थे तो हम लगातार इस बात को हम कहते रहे कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाइए। अलग रास्ता तय करने का तरीका यही होता है क्या कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े उसके साथ मिलकर सरकार बना लें? इनके पास एजेंडा नहीं है, बगैर एजेंडा के लोग हैं। कर्नाटक में कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। चुनाव में जाए ना, चुनाव में जाए, सरकार भंगो, चुनाव में जाए, जनता के बीच जाए, जनता के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा? अरविंद वाजपेयी साहब, एक नया शिगुफा दलित पीएम का भी छोड़ा गया। अलग लड़ते जो अभय चौटाला साहब हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के, उन्होंने कहा कि मायावती को पीएम बनना चाहिए, यानी वो दलित पीएम का शिगुफा छोड़े। क्या ये दलित पीएम का शिगुफा छोड़कर एक माहौल बनाया जा सकता है, विपक्ष को इस बैनर तले लाया जा सकता है, सारी पार्टियों को? देखिए, विपक्ष की जो सबसे बड़ी कमजोरी कहो इसको या जो उलझन कहो, वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा किसको बनाएंगे। एक्चुअली क्या है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूं, और जैसे ही अनाउंस किया शरद पवार का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम नहीं उनके नेतृत्व में चुनाव ममता बनर्जी ने भी क्लियर कर दिया। तो अब मोदी जी एक तरफ चेहरा है और बड़े डंके की चोट पे चेहरा है, और ये वो सारे ही वही लीडर हैं जो 2014 में मोदी जी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। गुजरात राहुल के नेतृत्व में लड़ा गया, कर्नाटक राहुल के नेतृत्व में लड़ा गया, त्रिपुरा वहां इनके सीपीएम
सीपीएम वालों के साथ लड़ा गया, तो क्या नई बात हो गई है? अगर इकट्ठे हो भी जाए, बुरा मत मानना, अगर 100 लंगड़े लूड़े डिसेबल्ड आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या रेस जीत लेंगे हष्टपुष्ट आदमी से? इसको मैं गलत बयानबाजी नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट आपको एड्रेस नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जनता का कॉन्फिडेंस मोदी जी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास। लगता 4 साल में वो कॉन्फिडेंस डोला है? जिस तरह बिल्कुल से नहीं डोला, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अभी जो आप वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, अब तो जनता हिसाब मांगेगी ना। अभी अब तो 4 साल सत्ता में रह लिए समीर जी, 6 महीने के अंदर आप देखिए, आप खुद इस चैनल पे कहेंगे कि भाई ये क्या हुआ है। एक एक मंत्री निकल जाएगा विद डाटा, क्या क्या काम किया, कहाँ बिजली लगी, नौकरियां दी, कहाँ काम होना चाहिए ना, कहाँ मुद्रा लोन मिला, नहीं सब दिखेगा। अभी थोड़ी कमी है प्रचार प्रसार में, लेकिन अब बिल्कुल वार फुटिंग पे प्रचार प्रसार होगा और हर आदमी महसूस करेगा कि हाँ काम हुआ है, करप्शन कम हुई नहीं हुई। नहीं, राजपूत साहब बहुत देर से उठा हुए भाई, एक मिनट के लिए बता रहा हूँ, आप फायदा उठा रहे हैं राजपूत जी स्टूडियो में रहने का। नहीं, ऐसा नहीं, मैं कल से अगली बार स्टूडियो की जगह दूसरे के बैठ जाऊंगा समीर भाई। मेरा ये कहना है, राजपूत जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और विश्वास करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। किसी भी देश का विकास उस देश की सड़कों की गति से होता है। और देश में भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़कें दी है, गांव को शहर तक, शहर को देश तक जोड़ने का काम किया है, इससे विकास को गति मिली है। राजपूत साहब, आप पॉलिसीज पर बात करेंगे तो इधर से भी पॉलिसीज पर बात होगी, एक एक मंत्री हिसाब देगा। हालांकि जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही पॉलिटिक्स, इसी तरह की पॉलिटिक्स जनता देखना चाहती है। समीर भाई, हम अगर पॉलिसी का जवाब पॉलिसी से मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमने आरटीआई दिया, इन्होंने क्या दिया बता दे। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, इन्होंने क्या दिया बता दे। हमने राइट टू फूड दिया, इन्होंने क्या दिया बता दे। हमने मनरेगा दिया, इन्होंने क्या दिया जरा बता दे। हमने प्रथम हरित क्रांति दी, इन्होंने क्या दिया बता दे। आप देखिए, दुग्ध क्रांति प्रथम हमने दी, हमने 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया, इन्होंने क्या किया। समीर, यहाँ पर प्रश्न ये नहीं, नवीन 1 मिनट है, जब आपने बहुत सभ्य तरीके से वो किया तो आप सभ्य तरीके से जवाब सुनिए। अभी इन्होंने मायावती जी को भ्रष्ट बता दिया, 3 बार साथ इन्होंने लिया, तब वो दूध की धुली थी, आज ये भ्रष्ट हो गई। ममता जी के साथ ये थे, और ये रामविलास की पार्टी वाले जो कह रहे हैं, सज्जन बैठे हुए हैं, क्या ये गारंटी कर सकते हैं कि 6 महीने बाद ये हमारे साथ नहीं आएंगे और ये वो भाषा नहीं बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं? सच्चाई ये है कि कम से कम ऐसी चीज बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बदलकर यूपीए का दामन थाम सकती है। कांग्रेस की तरफ से इशारा सीधे न्योता मिल गया आपको एलजेपी को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा, बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है बहस जी। तो अब इसे ब्रांड मोदी का असर कह लीजिए या मोदी का डर कह लीजिए, पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है 2019 के लिए। और एक डेटा मेरे पास है, मैं वो बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। 13 राज्य, 15 दल एक साथ आ रहे हैं, 429 सीटों पर इसका असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस और आईएनएलडी, महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, कर्नाटक में कांग्रेस और अब जेडीएस का गठबंधन हो गया, उड़ीसा में कांग्रेस और बीजेडी, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी, यूपी में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आसाम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी, लेफ्ट पार्टीज को भी जोड़ लीजिए क्योंकि वो भी आ जाएंगे 2019 में, साथ में भले ही ममता बनर्जी से विरोध हो। आंध्रा में कांग्रेस और टीडीपी, क्योंकि टीडीपी छिटक कर अलग जा चुकी है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके, और तेलंगाना में टीआरएस, जो कि थर्ड फ्रंट का नाम आगे कर चुकी है। तो कुल मिलाकर इतनी पार्टी से मुकाबला नवीन जिंदल कैसे करेंगे? समीर भाई, माहौल बन चुका है, टीडीपी भी छिटक के उधर चली गई। माहौल बना हो या ना बना हो, नहीं आप पूछ रहे थे ना, आपके अध्यक्ष पूछ रहे थे कि बदलाव क्या आया है, ये सारे लोग तो वही हैं, तो टीडीपी तो नहीं है। नेता कौन है? हाँ। किससे चुनाव लड़ेंगे? फिर नेता पर आप नेता पर बहस को ले जाना चाहते हैं, क्यों नहीं लेके जाना? नीति से भागना चाहते हैं। नीति कौन बनाएगा? हाँ, नीति कौन बनाएगा?
देश चलाएगा कौन? सारे मिलकर के चलाएंगे। भानुमति का कुनबा है पढ़ा लिखा चला, पढ़ा लिखा नीति बनाता, अर्थशास्त्री बनाता, बुद्धिजीवी नीति बनाता। छोड़ दिए आप पढ़ लिखे, मुझे पता चल रहा है केरल कर्नाटक में काम। हाई स्कूल नहीं बनाता, ठीक है, आपका नेता डिग्री नहीं दिखाता है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं। अच्छा जैदी साहब, मैं आता हूँ ना आपके पास। नवीन, आप ये कहना चाहते हैं आप जवाब दे दें, मैं आपकी बात इतनी पार्टीज जो मैंने आपको गिनाए, 15 दल, 13 राज्यों के 15 दल एक साथ, आप कह रहे किसी के पास कोई पॉलिसीज नहीं है, सिर्फ आपके पास है। मैं ये कहता हूँ समीर भाई कि पॉलिसी और विजन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। बिना विजन के देश नहीं चल सकता, बिना विजन के देश का विकास नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। विश्व पटल पे भारत का सम्मान नहीं बढ़ सकता। देश की इकोनॉमी बिना विजन के देश में बाहर से आने वाले उद्योग नहीं लग सकते अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान लगातार कहता है, पाकिस्तान से कांग्रेसी बेशक मदद मांगते हो, पाकिस्तान मोदी विरोधी है, ये सब जानते हैं। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं, जो कुछ 80% वो कहते हैं साहब कि मोदी विरोधी, मोदी को हटाना चाहिए। और यही इसीलिए कांग्रेस मेरी बात पूरी हो रही थी, पाकिस्तान से क्या मतलब, मेरी बात पूरी हो रही थी। जल्दी साहब आपको कष्ट होगा लेकिन सुन लीजिए। वो कहते हैं मोदी को हराना चाहिए, कांग्रेस उससे समर्थन मांगने जाती है। ठीक है, अब एक नया आर्च बिशप भी शुरू हो गए कि मोदी को हराना चाहिए, वो निकाल करके आना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी को क्यों हराना चाहिए, इस विषय पे कौन बताएगा? मैं आपसे कहता हूँ, डेवलपमेंट पे बहस करना चाहते हैं, विकास पे करना चाहते हैं, मुद्दों के साथ करिए। मैं आपके हर मुद्दे के साथ तैयार हूँ। मुझे अगर आपकी सरकारों में आप आंकड़े लेकर के आइए कि आपकी सरकारों ने क्या डेवलपमेंट योजनाएं, मत गिनवाइए, ये बताइए उस योजना के तहत क्या किया। आज अगर गांवों तक बिजली पहुंची, हर गांव तक 16,800 गांव तक, तो भाजपा ने पहुंचाई। मैं कहता हूं गांव में, उत्तर प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश है जहां बिजली आया नहीं करती थी, वहां पे बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम 85 रुपए तक पहुंच रहे हैं। कहीं और नहीं लोन दे करके रोजगार मिला है। 6 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को फ्री चूल्हा और गैस मिला है, जो किसी ने सोचा नहीं। पेट्रोल और डीजल की आप बात करते हैं, इतने समय सरकार रह गई इतने देशों में, इतने 70 साल तक किसी ने क्यों नहीं सोचा कि पेट्रोल और तेल पर निर्भर है, हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। आज एथेनॉल पे जाना हो, गैस पे जाना हो, बायोगैस पे जाना हो, तो भी ये बताओ 30 रुपए लीटर का पेट्रोल सरकार 80 रुपए लीटर क्यों बेच रहा है? आपने क्यों नहीं किया कभी? जनता कम कर रहे हैं। ठीक है, आज देश को विकास की राह पे लेके जा रहे हैं, विश्व पटल में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आपको कष्ट होगा क्योंकि किसी भी पक्ष के पास कोई विजन नहीं। ठीक है नवीन, सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि ब्रांड मोदी के खिलाफ 2019 में कोई उतना बड़ा ब्रांडेड चेहरा आपके पास नहीं है, इस गठबंधन के खिलाफ पास नहीं है, ऑपोजिशन के पास नहीं है, इसलिए अब आप लोग किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं? होता तो आप कहते कि भाई तुम्हारे पास मोदी, हमारे पास ये। राहुल तो दावेदार है प्राइम मिनिस्टर के, बोल चुके हैं, ये कैसे नकारेंगे? अभी देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें नवीन जी ने कही कि बगैर विजन के कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं नवीन जी ने काफी कुछ बातें सच कही, और निश्चित तौर पर बगैर विजन के कुछ नहीं हो सकता। ये 2014 से 2018 तक दिख गया है, जिस तरीके से देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया इन लोगों ने, वो भी दिख गया। और इन लोगों की सोच पर भी मेरे को हंसी आती है कि पाकिस्तान कैसे मदद करेगा, वो अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, हमारी क्या मदद करेगा? बात करने से कोई लाभ हो, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे मदद नहीं, नीचे से। अरे नवीन भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आपने मुझसे कहा था कि मत बोलो बीच में, तो मैं नहीं बोला। अब मेरी भी सुन लो, थोड़ी सी कड़ी सी बात है, आपको भी दर्द होगा, लेकिन अब सुन लेना, क्या करूं मैं। सच्चाई ये है कि आज विजन कौन बना रहा है? विजन बनाते हैं नीति आयोग, आईआईटीज में और उन सब जगहों पर। नेताओं का काम इंप्लीमेंटेशन कराना होता है, वो हम करा रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के अलावा आपने क्या राइट टू हेल्थ दे दिया क्या? अगर हम मान लेते आपकी बात को, अगर आपने राइट टू हेल्थ दे दिया होता, राइट टू लिव दे दिया होता, आप कहते कि हम 20 किलो की जगह 40 किलो गेहूं देंगे राइट टू फूड में, हम मान लेते आपकी बात। हम कह देते आपके किसानों का जो बीमा है वो सारा सरकार देगी, ये कानून बनाएंगे हम मान लेते आपकी बात, हम मान लेते आपकी बात। अगर आपने 10 करोड़ रोजगार दे दिए होते, हम मान लेते आपकी बात। अगर आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट पे बच्चों को, किसानों को सही वो दे दिया होता, हम मान लेते आपकी बात। अगर गोरखपुर में बच्चे न मरे होते आपके राज्य में। सच्चाई ये है नवीन जी, सोचिए थोड़ा सा, देशभक्त आप भी हैं और देशभक्त हम भी हैं।
लेकिन आपकी देशभक्ति ठीक है। आपने जूही सिंह जी। इंटरनेशनल मार्केट में गिरवी रख दी है। आज की डेट में ठीक है, यूएन ठीक है, जूही सिंह जी, में अगर जूही सिंह जी, मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया, ठीक है, राजपूत साहब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जूही सिंह जी, अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया कि कल जो पिक्चर नजर आने वाली है, यानी कल के जो मंच की जो तस्वीर होगी जिस पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक साथ नजर आएंगे, उसको एंटी बीजेपी फ्रंट की पिक्चर के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है समीर भाई, जो भाजपा के मित्र भूल चुके हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, फेडरेशन है। यहाँ पर रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज मजबूत रही हैं और हमने उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बनाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा और हमारा सही और सच्चा डेटा भी मिल जाएगा। इनके हजारों मंत्री भी जाए तो वो झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि इनका डेटा भी मैनिपुलेटेड होता है। रोजगार आप दे नहीं पाते, गन्ना किसानों को आप उनकी समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाते, बॉर्डर इश्यूज पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सर, आप किसी और पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले यह बताइए कि आज अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम आपने सबसे ज्यादा क्यों बढ़ाए हैं? और यह बताइए कि 2014 के बाद से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल सस्ता था, उस समय जो आपकी सेविंग हुई और जो हमने टैक्स दिया, वो आज के लिए आपने क्यों नहीं बचा कर रखा? क्योंकि ये तो होता ही है कि बाजार में ऊपर नीचे होगा। आपको बहुत अच्छा मौका मिला था। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं है पेट्रोल डीजल? हमें ये भी बताइए, ये कौन सा प्रधानमंत्री को योजना बना रहे हैं? कि राज्य तैयारी नहीं है। अब जो राज्यों की पार्टी 1 लाख करोड़ का सब्सिडी का बोझ छोड़ करके गए थे पेट्रोल डीजल के नाम पर, वो आज 8,000 करोड़ रह गया। क्या बात कर रहे हैं? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं बैठ करके। एक मिनट पेट्रोल के प्राइस ऑल टाइम हाई पर है, इस बात को मानना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नवीन, इसमें कोई शक नहीं है और इसकी जिम्मेदार आज की सरकार है। इसकी जिम्मेदार आज की सरकार है, सब्सिडी नहीं है, आपकी जवाबदेही है। आज लोगों को 85 रुपए लीटर अगर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पेट्रोल डीजल यूज नहीं करता, उसकी जेब से नहीं, ऐसा पेट्रोल डीजल का ऐसा कोई ऑप्शन आपने नहीं दिया। नेहरू जी की हो जाएगी, उनसे भी सब्सिडी के नाम पर टैक्स लिया जाता था। ठीक है, आज तो नहीं ले जा रहा ना। 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी छोड़कर गई थी कांग्रेस और उसके सरकार यूपीए की। जैदी साहब, नेहरू जी जिम्मेवार है। नवीन भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही, विजन होना चाहिए और हर सरकार का विजन होना चाहिए। लेकिन इनका विजन था आदर्श ग्राम, क्या हुआ? इनका था स्मार्ट सिटी, क्या हुआ? नवीन सुन लीजिए, नवीन 15 लाख ने जो बातें कही जैदी साहब, नवीन ये बातें कह चुके हैं ऑलरेडी। इन सारे मुद्दों पर बात नहीं। आप ये बताइए कि अगर आप लोग एक गठबंधन दे रहे हैं, आप लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, तो उसका विजन क्या होगा? बार बार नवीन इस सवाल को पूछ रहे हैं। हम तो विजन बताएंगे, हम तो विजन बता रहे हैं, हम तो विजन बता रहे हैं। लेकिन इनका विजन भी तो जनता जाने। इन्होंने कहा 15 लाख क्या हुआ, किसानों की आमदनी का क्या हुआ, इनका विजन हम बता देते। शिक्षण संस्थाओं को समाप्त करने का विजन था, वो आया। संवैधानिक संस्थाओं का पंगु बनाने का इनका विजन है। यूपीएससी का यहाँ तक के भगवाकरण ये करना चाह रहे हैं। 30 रुपए लीटर का पेट्रोल 80 रुपए लीटर बेच रहे हैं। हमने पहले कहा कि हम स्थानीय दुकानदारों को प्रोत्साहन करेंगे। हम देश के स्वदेशी लघु उद्योग जो हैं उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको सब्सिडी देंगे। सुन लीजिए, हमारा विजन सीधे सीधे हम जब कह रहे हैं दलित पीएम बहुजन सरकार, दलित पीएम की आपकी भी मांग है, हम कह रहे हैं दलित पीएम की। हम कह रहे हैं दलित पीएम बहुजन सरकार। ठीक है अरविंद वाजपेयी साहब, किसी से बात नहीं करनी, नहीं बात करनी मुझे किसी से। नहीं एक मिनट रुकिए नवीन, ठीक है वाजपेयी साहब, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी, एक मिनट भाई प्लीज वाजपेयी साहब, ये लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मैं देख रहा हूं आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, आपके भी नेता जो हैं वो बड़े दलित नेता हैं। अब अगर ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर एक दलित पीएम का मुद्दा उछालती हैं, पहले चौटाला साहब ने कहा, आज जैदी साहब ने भी कह दिया, लेफ्ट पार्टी अगर सपोर्ट करती है इसका, जैदी साहब मायावती को अगर लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करती है तो आप क्या करेंगे? वाजपेयी साहब आप क्या करेंगे? आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे अच्छा जैदी साहब बोल तो दिया जी,
हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बड़ा साफ कह दिया है कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर की कोई वैकेंसी नहीं है, नंबर 1। और ये दलितों के हितैषी मायावती, अगर दूसरी तरफ से दलित पीएम का नाम सामने आ गया, सुनिए ना, बात तो सुनिए। और ये मायावती कब से हितैषी हो गई दलितों की? आपको याद है 2007 में इन्होंने SC ST एक्ट हरा दिया, तो क्या हटेंगे नहीं? कोई सिलेक्शन करेगा मेरे पास देश सिलेक्शन करेगा ना, देश सिलेक्शन करेगा ना, देश करेगा ना। देश को चाहिए बैठ जाएंगे क्या? देश को चाहिए दलित पीएम, देश को चाहिए ना दलित भाई, बहुजन भाई। जैसे आपका असेसमेंट है जैदी भाई, जैसे आपका असेसमेंट है ना कि दलित पीएम होगा, वैसे ही इनका है कि पीएम की वैकेंसी नहीं है। जी क्यों कह रहे हो? इसके साथ एक और बात है, दलितों की मायावती कब से नहीं, क्या अगर हार गए तो हटेंगे नहीं? कुर्सी में चिपक के बैठ जाएंगे या रामविलास पासवान ऊपर बैठ जाएंगे? तो मायावती ने डाइल्यूट किया था। राजपूत साहब कह रहे हैं क्या हारने के बाद नहीं हटेंगे क्या? दलितों के नाम पे हजारों करोड़ रुपए अगर कमाए, दलित तो मोदी है या समर्थक हो? आप बताइए, मायावती का नाम मलाई खा रहे हो, कल फिर हमारे साथ आगे मलाई खाने लगोगे यार, क्यों ज्यादा चिल्ला रहे हो? बात व्यक्ति में नहीं होगी, नीति में बात होगी, पूछिए नीति में बात होगी, दलित पूछिए उसके बाद ये सारे के सारे आप दलित विरोधी हो, ठीक है, अल्पसंख्यक विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, सारे किसान विरोधी हो। ठीक है। अरविंद निषाद साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब ने थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे ऑफर कर दिया लोक जनशक्ति पार्टी को यूपीए का हिस्सा बनने के लिए, फ्यूचर देखते हुए। आप ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं? जैसे आपने पाला बदलकर यूपीए से एनडीए कर लिया था, क्या एलजेपी एनडीए से यूपीए में आ सकती है? कोई पॉसिबिलिटी है? हम देंगे कि वो देंगे? हमको जाना होगा या हमको आना होगा? आपने तो मना कर दिया। हाँ, तो बस लेकिन निषाद साहब कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ऐसी? किस चीज की पॉसिबिलिटी? राहुल गांधी नहीं, बट वी हैव टू डिसाइड। अरे एक मिनट, वो कैसे डिसाइड? अच्छा, समीर भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि बीच में कोई हस्तक्षेप ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इस तरह के मामले तो ना तो इस तरह के टीवी डिबेट्स में ना तो इस तरह के कोई फैसले किए जाते हैं, ना इस तरह के कोई प्रपोजल आते हैं। हाँ, यह जरूर है कि इस तरह के टीवी डिबेट से कोई रास्ता तय होता है, रास्ता निकलता है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। लेकिन अभी से कुछ देर पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। मैंने भी इसी से शुरुआत किया था कि कर्नाटक में ना तो कोई विजन है, ना कोई दृष्टि है। 10 दिन पहले एक दूसरे की शिकायत करके, एक दूसरे के पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये लोग चुनाव लड़कर के जीत करके आए हैं। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है इनके पास, और ये लोग गठबंधन बना करके बना करके सरकार मानता ही नहीं। अरविंद, मैंने गुजारिश किया था कि कोई बीच में हस्तक्षेप न करे, तो फिर भी हस्तक्षेप हो रहा है। सुनिए, मैं तो सवाल सुनना पड़ेगा ना, आपको मजबूरी है आपकी। सुनिए, बिहार ने प्रूव किया ना अरविंद निषाद साहब कि अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, जमकर लानत मलानत करती हैं, उसके बाद गणित देखे जाते हैं, मैथमेटिक्स देखी जाती है, और उसके बाद आप लोग साथ आ जाते हैं। अब तो जनता को कुछ लगता ही नहीं, जनता चौंकती ही नहीं। नहीं, आप समीर साहब पूछिए ना, जब बीजेपी और पीडीपी साथ आ सकती है जम्मू कश्मीर, सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, चाहे वो मायावती जी हो या समाजवादी पार्टी के लोग यादव सिंह केस में हो, या एचडी देवगौड़ा साहब हो, या कांग्रेस पार्टी के लोग हो, या टीएमसी के लोग हो, ये तमाम लोग आज भ्रष्टाचार के मामले को झेल रहे हैं। इनके पास भ्रष्टाचार के जवाब देने कोई उत्तर नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे, और लीडर पर कोई बात नहीं करेंगे कि 2019 में और बिहार के किसके नाम पर जनता के बीच जाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, देश के लिए कौन सी नीति होगी, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बात करेंगे और एक गठबंधन को हराने के लिए बात करेंगे, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत और शासन देने का काम किया, या बिहार में हो या देश में हो, कोई उत्तर नहीं है। समीर भाई, हाँ, राजपूत साहब, नेताओं को भाषण से रोक लेंगे क्या आप?
नीतीश जी की भाषण पार्टी देते के हैं। साथ नेता है, भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ बढ़िया माशाल्लाह से भाषण बात देते हैं, नेताओं को भाषण से रोक लेंगे क्या? आपके नेता, आपके नेता नेताओं के को तो तो जहां आप मौका आ मिल जाए जाओ, भाषण बना। देते हैं। आप 100 पैसे निकले 10 ना। पैसे पहुंचे, आपके नेता बोलते हैं एक मिनट, आपको तो सिवाय जी। अपराध का कुछ दिखता ही नहीं है। आप क्राइम के रिपोर्टर हो, आप तो अरे सपोर्ट तो करोगे अपराधी तो जनता कर दल रहे थे यूनाइटेड का। आप। ये नैतिक भी भ्रष्टाचारी है, आर्थिक भी भ्रष्टाचारी पहुंच गए है, आप। सामाजिक भी राजपूत जी। भ्रष्टाचारी है। भाई कम से कम राजपूत आपको जी, रिपोर्ट कांग्रेस लिखनी ने चाहिए अपराधी कि तो खिलाफ किया, आपको भले आदमी हो। लोकतंत्र की हत्या जूही जी, जूही क्या जी, किया? जूही जी, लेकिन ये बात आप मानेंगी कि अरे आपको कहीं ना कहीं जो सरकार आदमी के खिलाफ पीडीपी बड़े के साथ मुद्दे समझौता चाहिए करे होंगे, देशद्रोहियों के साथ, और क्या 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 वो मुद्दे क्या समीर भाई, होंगे क्या नहीं होंगे, ये सोचने के लिए सारी पार्टियां जो अभी हमें फिलहाल एकजुट नजर आ रही हैं, वो एकजुटता क्या बरकरार रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है 2019 तक। समीर भाई, मुद्दे ऑलरेडी हैं, जनता के मुद्दे हैं। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी नैतिकता और अपनी ईमानदारी देखे कि और जो कर्नाटक में ये बार बार कह रहे हैं, तो कर्नाटक में ये कैसे भाजपा कैसे वो बनाने वाली थी, ये हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी का जब गवर्नमेंट बना था तो इनके पास 33 दल थे। 33 दल थे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, या तो इन्होंने अपने सारे एलाइज को अलग कर दिया है। तो हमारी चिंता मत करें। विपक्ष एक मजबूत और भारतीय संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर एक विकल्प देगा और मजबूती से उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। साथ ही जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिनमें न नैतिकता है, न ईमानदारी है, न जमीर है, कि आपकी वही आप कर्नाटक में चाहते थे। आपको कर्नाटक इसलिए ठीक लग रहा था भाजपा की सरकार, क्योंकि आपने ये किया जनता दल यूनाइटेड। तो आप थोड़ा शांति से बैठिए। अब आपके लिए शायद गठबंधन में भी जगह हो या ना हो। आप कह रहे हैं ना कि ऐसी चीजें टीवी पर नहीं डिसाइड होती, तो हो सकता है नेता भी ना डिसाइड करे। ना इनका डीएनए चेंज हो गया, जूही जी गठबंधन में क्या करेंगे? हमारा गठबंधन अच्छा, है। ये कौन सी बात, ये क्या बात करते अरे हो ठीक है, ये क्या करेंगे? अच्छा राजपूत अपना तो साहब, हो नहीं अच्छा रहा, एक मिनट, अपना कुनबा तो समझता नहीं। अच्छा, एक मिनट। आपने कांग्रेस का जिसका समर्थन लिया है, बीजेपी आना उसने चाहती है हमारे आज तक गठबंधन किसी भी में। गरीब को, दलित को, अरे पिछड़े बीजेपी को आना चाहती है 5 साल गठबंधन में। में। बीजेपी आना चाहती है, बीजेपी आना चाहती है गठबंधन में। नाराज मत होइए। बीजेपी को भी ले लेंगे क्या ये गठबंधन? कह रहे हैं ना। अरे नवीन भाई आपत्ति गुस्सा नहीं क्यों कर हो रहे रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा अरे राजपूत शांति साहब, रखो, शांति, राजपूत साहब मुझे ये आराम से बताइए, अमित परेशान शाह मत जो हो। बात कह रहे हैं कि ये बताए ऑपोजिशन कि 2014 से 2019 में बदला क्या? एक टीडीपी को आप निकाल लीजिए, अपनी तरफ कर लीजिए, उसके अलावा और क्या बदला? ये तमाम वो नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे, इस बार भी लड़ेंगे। बदला क्या? बहुत बढ़िया आपने बात कही। जो सबसे बढ़िया बदलाव हुआ है ना समीर, वो नवीन जैसे जो प्रतिष्ठित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो धारा 370 ना आने से, समान आचार नागरिक संहिता ना आने से, कश्मीरी पंडितों के वापसी के ना होने से, पीडीपी के साथ इनके समझौता होने से वो हताश और निराश हैं। इन लोगों ने देशद्रोही ताकतों के साथ समझौता किया। 2014 में राष्ट्रभक्तों की फोर्स जो थी पूरे उत्साह के साथ इनके साथ लगी हुई थी। आज की डेट में वो सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नवीन जैसे लोग पार्टी की बात रखेंगे जरूर, लेकिन अंदर जब इनके सालता है ना कि धारा 370 नहीं हुई, पीडीपी के साथ समझौता करना पड़ रहा है, पत्थरबाजों को बचाना पड़ रहा है, देशद्रोही ताकतों को बचाना पड़ रहा है, त्रिपुरा में देशद्रोही ताकतों को बचाना पड़ रहा है। देश भर में इन लोगों को वो देशभक्त नाराज है, वो ये साबित कर रहे हैं कि देशभक्त नाराज है। आप कह रहे हैं हमारी तरफ जितने हैं वो देशभक्त हैं, वो कह रहे हैं देशभक्त ही नाराज हो गए आपकी सरकार से। कौरवों ने बहुत बड़ी सेना खड़ी करी थी और उसको यही था, वो ये जवाब दे रहे हो, कैसे कैसे बात करेंगे? मतलब आपके शब्द आज की बात तो सब आपके हैं। बहुत बड़ी सेना, हाँ वही कह रहा हूँ, शकुनी भी आपके, कौरव भी आपके। आज आपने कहा हमने भाजपा और आप द्रोणाचार्य हो, कॉमन मिनिमम। अरे नवीन भाई आप द्रोणाचार्य हो, आप कौरव नहीं हो, आप द्रोणाचार्य हो। तय था उसी मुद्दों पर हमने बात करी है। आपने कहा कि हमने आज जो है अब अरे धारा 370 नहीं थी क्या? ऑपरेशन क्लीन के समीर तहत पूछो, पूरे धारा कश्मीर से 370 आतंकवादियों नहीं का थी क्या? सफाया कर रहे हैं।
लगातार करते जा रहे हैं। कश्मीरी आपको पंडित वापस कोशिश गए है क्या? क्योंकि आप आतंकवादी नक्सलवादी को वाजपेयी साहब 10 सेकंड इसलिए आपको जल्दी से क्लोजिंग कर दिया। हकीकत है कि अभी इनका कोई चीन से गठबंधन नहीं मुद्दा बना, सॉल्व नंबर हो वन। गया क्या? और यूएन में परमानेंट सीट मिल गई क्या? नंबर 2 और अवसरवादिता 38 वाले को चीफ मिनिस्टर बनाया है, जो अभी से सुगबगाहट शुरू हो गई है। लेकिन इसे आज के दौर में स्ट्रैटेजी कहते हैं। काहे की यही तो बात है ना। अरे कर्नाटक में चाणक्य हारे कहलाते हैं हारे लोग। कर्नाटक में अगर हारे इस राष्ट्र में सरकार बना लेते हैं तो चाणक्य कहलाते हैं। हारे कि नहीं हारे, सारी जगह हारे। रामविलास की पार्टी वाले अवसरवादिता बता रहे हैं। चलिए क्या बात है, वाह। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ये बहुत अगली बहुत बार बहुत हमारे शुक्रिया, पास दिखाई बहुत दे। बहुत शुक्रिया। इनको किसी को सैनी नहीं साहब मालूम। 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड। समीर भाई, समीर भाई ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये तहसील में जाके भ्रष्टाचार देख लें, थानों में देख लें, ट्रेन की जनरल बोगी में जाके देख लें। अगर इन 3 स्तर में भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो तो हम मान लेंगे। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, जामनगर थाने में आके देख लो, मुद्दे बहुत हैं। SHO एक की मिनट गिरी अभी है, उगाई करता है। ऑपोजिशन पार्टीज यानी कुल मिलाकर अब नेता पर नहीं नीति पर बात करने के लिए लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। कल इसकी एक झांकी दिख रही है, लेकिन पिक्चर जो बाकी है वो 2019 में कैसी दिखेगी ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।